suppressor T सेल। जब suppressor T सेल नहीं बन पाते, यू हैव डिफेक्टिव suppressor T सेल फंक्शनिंग, तो आपके जिस्म में किस चीज़ का लॉस हो जाता है? सेल्फ टॉलरेंस का। आपका इम्यून सिस्टम जाकर कहाँ पर हमलावर हो जाता है? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे। एंड दिस इज़ हाउ माइस्थीनिया ग्रेविस अनफोल्ड्स। ठीक है, सो आपने सारी स्टोरी जो है वो जहन में रखनी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो जहन में रहने चाहिए। तो याद रखिए, हाँ, डिफरेंट तरह के टी सेल्स होते हैं, बट दे आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोन मैरो, दे आर प्रोडक्ट ऑफ थाइमस। किलर टी सेल थाइमस में बनेगा, हेल्पर सप्रेसर टी सेल थाइमस में बनेगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट तीसरा सेल जिस पे हम बात कर रहे हैं अब, दैट इज हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल किलर टी सेल पे CD8, सप्रेसर टी सेल पे CD3, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्पर टी सेल पे वी हैव CD4 रिसेप्टर्स। तो हाँ, स्ट्रक्चर तो पूरा होता है। ये डिफरेंट सेल्स एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, इनकी सरफेस पर रिसेप्टर डिफरेंट होते हैं। हेल्पर टी सेल आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो सेल है, ठीक है, और टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। और अभी 5 मिनट में आपको इसकी मार्फत का आइडिया हो जाएगा कि कितना कोई इंपॉर्टेंट सेल है। याद रखिए, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये हेल्पर टी सेल करता क्या है, तो आपने बताना है कि जनाब इसके बगैर तो इम्यून रिस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। इट हेल्प्स इन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस के अगेंस्ट अगर आपने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराना है तो मीडिएट किसने करके देना है? हेल्पर टी सेल ने। कैसे, वो चेक कर लेते हैं। सो थोड़ा सा इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ लेते हैं, बड़ा सिंपल और बेसिक सा, जो इंसानी जिस्म में इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है। फॉर एग्जांपल, आप में जो है वो अल्लाह ना करे किसी और इंसान में उड़ता फिरता एक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, सो गला शला ख़राब हो गया किसी बैक्टीरिया की वजह से, और किसी भी बैक्टीरिया को हम नाम दे देंगे कि भाई ये क्या है? एंटीजन। ठीक है, सो कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन जब आपके जिस्म में आएगा तो हर बैक्टीरिया या एंटीजन को सबसे पहले जाकर पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस की। ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस उस बैक्टीरिया को जाकर पकड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसकी प्रोटीन्स को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। याद रखिए, चूंकि मोनोसाइट मैक्रोफेजेस किसी भी एंटीजन को पकड़ के उसको प्रोसेस करने के बाद उसकी प्रोटीन्स को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, इसी निस्बत से मोनोसाइट मैक्रोफेजेस को APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोला जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मेनली कौन सा होता है इंसानी जिस्म में, आपने कहना है बताता हूँ, दैट इज़ मोनोसाइट और मैक्रोफेज। तो होगा ये कि कोई बैक्टीरिया आएगा, सबसे पहले उसको मोनोसाइट मैक्रोफेजेस पकड़ेंगे। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं CD4 रिसेप्टर्स, और इन CD4 रिसेप्टर्स पे आकर कौन सा सेल लगता है? कौन सा टी लिम्फोसाइट लगता है? हेल्पर टी सेल। आज के बाद कोई इम्यून रिस्पॉन्स की कहानी पूछेगा, 5 सेकंड में इम्यून रिस्पॉन्स की कहानी ये है कि कोई भी एंटीजन होता है चोर, मैक्रोफेज होती है जिस्म की पुलिस, चोर को पुलिस पकड़ती है और जज के सामने पेश करती है। जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम इज हेल्पर टी सेल। तो याद रखिए इम्यून रिस्पॉन्स की कहानी बड़ी सिंपल सी है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में दाखिल होगा, वो चोर ही होगा। चोर को पकड़ना है सबसे पहले जिस्म की पुलिस ने। जिस्म की पुलिस का नाम क्या है? मोनोसाइट मैक्रोफेजेस। उसको जाके हड़प करना है, उसकी प्रोटीन्स को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करना है। इसी निस्बत से मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सो याद रखिए, जब ये अपनी सरफेस पे उस बैक्टीरिया या वायरस की प्रोटीन्स को प्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली प्रेजेंट किसको कर रहे होते हैं? हेल्पर टी सेल को। तो आपके पास CD4 रिसेप्टर्स मोनोसाइट मैक्रोफेजेस के ऊपर भी होते हैं और हेल्पर टी सेल के पास भी होते हैं। एंटीजन हो गया चोर, मैक्रोफेज हो गए पुलिस, और हेल्पर टी सेल याद रखिए कोई हल्का सेल नहीं है, इट इज़ द जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। हेल्पर टी सेल के सामने जब मुलजिम को लाया जाएगा तो हेल्पर टी सेल मुलजिम की जुर्म की नौयत को चेक करेगा और सज़ा के ऑर्डर्स जारी करेगा। हेल्पर टी सेल जो सज़ा के ऑर्डर जारी करता है उनको उर्फ़ आम में नाम दिया जाता है एज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होती हैं? WBC से प्रोड्यूस हुई हुई प्रोटीन्स।
वो साइटोकाइंस या सज़ा के ऑर्डर जाकर एक्ट करते हैं ऑन बी लिम्फोसाइट। किस बी लिम्फोसाइट में? उस बी लिम्फोसाइट पे नहीं जो कि अभी बोन मैरो से प्रोड्यूस हुआ है, उस बी लिम्फोसाइट पे जो कि मैच्योर हो चुका है। अभी बी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन कैसे होती है वो देखते हैं। हमने ये पढ़ा कि बी और टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से जब बनते हैं तो सिर्फ क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली मैच्योर। टी लिम्फोसाइट की तो मैचुरेशन देख रहे हैं, तो याद रखिए वो बी लिम्फोसाइट जो कि फंक्शनली मैच्योर हो चुका होता है उस पे जाकर सज़ा के ऑर्डर्स जाकर एक्ट करते हैं। वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट साइटोकाइंस के ज़ेरे असर कन्वर्ट होता है दो तरह के सेल में, एक प्लाज्मा सेल में और एक मेमोरी सेल में। मेमोरी बी सेल, एक मेमोरी टी सेल भी होता है, यहाँ पर मेमोरी बी सेल भी होता है। मेमोरी बी सेल रिटेन्स द मेमोरी ऑफ एंटीजन, और यूं प्लाज्मा सेल आगे से जो है वो एबिलिटी रखते हैं टू कन्वर्ट इनटू एंटीबॉडी। याद रखिए जिस्म में आए हुए हर एंटीजन के अगेंस्ट बाय द एंड ऑफ द डे आपने क्या बनानी होती है, एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी बनती कैसे है वो देख लीजिए। कोई भी चोर, कोई भी एंटीजन आएगा, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस पकड़ेंगे उसको, हेल्पर टी सेल के हुजूर पेश करेंगे। हेल्पर टी सेल सज़ा के ऑर्डर्स जारी करेंगे विच आर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जाकर के सेल के ऊपर एक्ट करेंगे मैच्योर बी लिम्फोसाइट जो कि प्लाज्मा सेल से कन्वर्ट होके आपको क्या बना के देंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन एंटीजन कैसा था, डिपेंडिंग अपॉन जो जज साहब ने ऑर्डर कैसे दिए थे, साइटोकाइंस किस तरह से आए, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से डिफ्रेंशिएट होकर 5 तरह की एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी रखते हैं। बचपन से आप जानते हो 5 तरह की एंटीबॉडीज हो सकती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। यू कैन रिमेंबर द निमोनिक ऑफ गेम्ड, GAMED। लेकिन याद रखिए एक तरह के एंटीजन के अगेंस्ट एक तरह की एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है ना। ज़्यादातर वायरसेस और बैक्टीरियाज आते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, IgG और IgM। कोई एलर्जन हो तो तब आपको पता है तब कौन सी एंटीबॉडी बन सकती है, IgE। ठीक है, सो याद रखिए दिस इज द वेरी बेसिक एंड सिंपल इम्यून रिस्पॉन्स। तो बात चल रही थी हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल आपने याद रखना, इट्स द जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। कोई भी एंटीजन या कोई भी चोर, कोई भी हमारे पास वायरस इंसानी जिस्म में आएगा, जिस्म की पुलिस ने पकड़ने के बाद हेल्पर टी सेल के हजूरी पेश करना। ये हेल्पर टी सेल ही हैं जो कि साइटोकाइन रिलीज करेंगे। बी लिम्फोसाइट, मैच्योर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से कन्वर्ट होकर आपको क्या बना के देगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनेगी तो वो एंटीबॉडी जाकर किसके ऊपर हमलावर होगी, एंटीजन के ऊपर, और उसको डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, अब जनाब यहीं पे एक और मार्फत की बात सुन लीजिए इंपॉर्टेंटली। ठीक है, हमारे वक्तों की सबसे बड़ी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड जो डिजीज़ है दैट इज HIV एड्स। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, हमारे वक्तों की सबसे बड़ी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड डिजीज़ कौन सी है, HIV। सो वायरोलॉजी में HIV 2-3 घंटों में पढ़ेंगे तसल्ली से, जब माइक्रोबायोलॉजी पे पहुंचेंगे हेमाटोलॉजी के बाद। ठीक है, अभी के लिए बस सिर्फ एक बात याद रख लीजिए, HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि डिजीज़ करवाता है, जिससे एड्स बोला जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरोलॉजी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात सारी ज़िंदगी जहन में रखिएगा, हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है। हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है, क्योंकि उसी सेल के ऊपर उस वायरस के लिए रिसेप्टर मौजूद होता है। अब आप कहोगे कि सर ये जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस A, E, B, ये सारे लिवर पे जाके क्यों एक्ट करते हैं? वो इस वजह से वो लिवर को अफेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हेपेटोसाइट की सरफेस के ऊपर ही उन वायरसेस के बाइंड करने के लिए क्या मौजूद होता है, रिसेप्टर। तो याद रखिए हर वायरस का इंसानी जिस्म में क्या होता है, एक सेल ऑफ अटैक। सेल ऑफ अटैक इसलिए कि आपके पास उसी सेल के ऊपर उस वायरस के बाइंड करने के लिए क्या मौजूद होगा, रिसेप्टर। अब जब HIV वायरस इंसानी जिस्म में आता है, आपको पता है इट इज़ STI, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होता है, फिर इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है, आ सकता है, जिस भी वजह से HIV वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाए। इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद HIV वायरस आपके पास इट इज़ गोइंग टू बाइंड एंड इन्फेक्ट। तो HIV वायरस जब इंसानी जिस्म में आ जाता है तो
इसने आपके इम्यून सिस्टम को बैठाना ऐसे है कि ये आपके पास आकर बाइंड करता है और इन्फेक्ट करता है किस इंपॉर्टेंट सेल ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज हेल्पर टी सेल। तो कोई आपसे पूछ ले HIV वायरस आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज कैसे करता है, तो आपने याद रखना है भाई इस सेल ने तो आकर इन्फेक्ट ही किसको करना होता है, डिस्ट्रॉय ही किस सेल को करना होता है, इट हैज़ टू इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल इंपॉर्टेंट हेल्पर टी सेल, क्योंकि इसने आकर बाइंड करना होता है किस रिसेप्टर के ऊपर, CD4 रिसेप्टर के ऊपर। अगर HIV का टॉपिक आपकी नज़रों से कभी गुजरा हो, ठीक है, लाजमी गुजरा होगा, पूरे टॉपिक में एक ही गर्दान होती है कि भाई ये HIV का मरीज़ है, व्हाट इज़ CD4 सेल काउंट, व्हाट इज़ CD4 सेल काउंट। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई ये CD4 सेल काउंट क्या है, तो आपने कहना बताता हूँ, इट इज़ बेसिकली हेल्पर टी सेल काउंट। भाई HIV वायरस आपके जिस्म में आएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू हो, प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे में आए, जिस भी रास्ते से आएगा, आने के बाद इसने किस रिसेप्टर पे बाइंड करना है, CD4 रिसेप्टर के ऊपर। CD4 रिसेप्टर किस सेल के ऊपर होता है, हेल्पर टी सेल के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में कौन सा सेल ख़त्म हो जाएगा, हेल्पर टी सेल। एंटीजन आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, मैक्रोफेज, उसको पकड़ेंगे तो सही, लेकिन आगे जब क्या नहीं होगा, हेल्पर टी सेल, कभी भी साइटोकाइन रिलीज नहीं होगी, कभी भी मेच्योर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से होकर क्या नहीं बना के देगा, एंटीबॉडीज। तो याद रखिए जहाँ जज ही ना रहे वहाँ इंसाफ क्या मिलना, ठीक है। तो याद रखिए हेल्पर टी सेल इज़ द जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। इसी ने हर एंटीजन को एनालाइज करना होता है, इसी ने ही हर चोर मुलजिम के अगेंस्ट सज़ा के ऑर्डर जारी करने होते हैं, और इसी ने बेसिकली ऐसे ऑर्डर्स देने होते हैं जिससे बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से क्या बना के देते हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अभी याद रखिए मैंने बताया था कि हल्का सेल नहीं है हेल्पर टी सेल। फिर आपने याद रखना इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बोन मैरो, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ। तो याद रखिए ये आपके पास जो है वो तीसरे सेल पे बात होगी। चौथा सेल जो हम देख रहे हैं टी लिम्फोसाइट से जो बनता है, द फोर्थ सेल इज मेमोरी टी सेल। एक मेमोरी बी सेल भी आपने बनते देखा है और एक मेमोरी टी सेल भी देख रहे हो। मेमोरी टी सेल के मतलब आपने याद रखना है, सो मेमोरी टी सेल भी मेमोरी बी सेल्स की तरह इट रिटेन्स मेमोरी ऑफ एंटीजन। ये मेमोरी रखता है किसकी, एंटीजन की। टीबी जब पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह तो वहाँ पर ये जो है वो हमें जो है वो अपना रोल करता दिखाई देगा, ठीक है। सो जो बातचीत चल रही है उसमें हीमोपोइसिस का प्रोसेस पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि भाई तमाम सेल्स जो कि बोन मैरो ने बनाने हैं स्ट्रक्चरली भी मैच्योर होने हैं और फंक्शनली भी, ठीक है। सो हमारे पास जो बी और टी लिम्फोसाइट है, इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो स्ट्रक्चरली तो पूरे होते हैं, लेकिन फंक्शन जानने के लिए वो किस ऑर्गन के पास जाते हैं, थाइमस के पास, ठीक है। थाइमस आपके पास जो है वो टी लिम्फोसाइट को जो है वो मैच्योर करता है इनटू फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल। किलर टी सेल आपने याद रखना है, आपके पास नेचुरल किलर सेल्स और मोनोसाइट मैक्रोफेजेस की तरह एक फेगोसाइट होता है, ठीक है। आपके पास जो सप्रेसर टी सेल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है, ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ से बड़ा बचाता है। खुदा न खास्ता अगर थाइमस में गड़बड़ हो जाए, सप्रेसर टी सेल ख़राब हो जाए तो किस चीज़ का लॉस हो जाता है, सेल्फ टॉलरेंस का। यू विल एंड अप इन ऑटो इम्यून डिजीज़। उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट सेल आपके पास क्या है, हेल्पर टी सेल। इट मीडिएट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स से मुराद ये होता है कि कोई भी एंटीजन आएगा, बाय द एंड ऑफ द डे आपने क्या बनानी है, एंटीबॉडीज़। और अगर आपने एंटीबॉडीज़ बनानी है तो फिर आपको हेल्पर टी सेल की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। सो बिगेस्ट इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ ऑफ अवर टाइम्स HIV एड्स। HIV वायरस बेसिकली इंसानी जिस्म में आने के बाद किस सेल को इन्फेक्ट करता है और किसको डिस्ट्रॉय करता है, डेट इज़ हेल्पर टी सेल, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। सो टी लिम्फोसाइट के तो आपने तमाम फंक्शनल मैचुरेशन देख ली। अब हम देखते हैं फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट।
सो बी लिम्फोसाइट हमारे पास याद रखिए जो बोन मैरो से बनते हैं दे आर अगेन ओनली स्ट्रक्चरली मैच्योर। टी लिम्फोसाइट तो फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए थाइमस के पास जाते हैं। बी लिम्फोसाइट, हर एग्जाम का क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पर होती है, तो रिमेंबर लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस तो याद रहेगा। बी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैच्योरेशन कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है कि इट टेक्स प्लेस इन लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स में भी आपने याद रखना है कि हिस्टोलॉजिकली दो पार्ट्स होते हैं बोन की तरह, कॉर्टेक्स और मेडुला। फंक्शनल मैच्योरेशन बी लिम्फोसाइट की मेडुला में नहीं हो रही होती, कहाँ पर होती है, लिम्फ नोड्स के कॉर्टेक्स में। तो बाज़-औक़ात एमसीक्यू जब आता है कि जी बी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पर होती है, तो कंप्लीट आंसर है जर्मिनल कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड। इट टेक्स प्लेस इन जर्मिनल कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड्स। अब एक बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से बना। अब बी लिम्फोसाइट की स्टोरी सुन लीजिए। टी की तो आपने सुन ली। अब एक बोन मैरो ने बी लिम्फोसाइट बनाया, पैदा होने के बाद उसे पता नहीं कि मैंने करना क्या है, तो वो बोन मैरो से ब्लड में आएगा, ब्लड के रास्ते से कहाँ पे पहुँच जाएगा, लिम्फ नोड के अंदर। अब लिम्फ नोड में जनाब ये पहुँच गया है एक स्मॉल फंक्शनली इमेच्योर बी लिम्फोसाइट। ये जो स्मॉल फंक्शनली इमेच्योर बी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में पहुंचा है, इसकी फंक्शनल मैच्योरेशन ऐसे होती है कि सबसे पहले इसमें क्रैक्स पड़ने शुरू होते हैं। ऐसे बी लिम्फोसाइट को हम स्मॉल क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट या बी सेल बोलते हैं। क्रैक्स पड़ते हैं, स्मॉल क्लीव्ड बी सेल इसको बोला जाता है। ये स्मॉल क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट है, ये अपना साइज बढ़ाता है और जब साइज बढ़ाएगा, क्रैक्स तो पड़े हुए होते हैं, इसको लार्ज क्लीव्ड बी सेल जो है वो तब बोला जाता है। ये जो लार्ज क्लीव्ड बी सेल है या बी लिम्फोसाइट है, क्योंकि इसमें क्लीव्स होते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। सो ये अब आप जो स्टेप्स पढ़ रहे हो ना बी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन के, याद रखिए ये बोन मैरो के नहीं है, कि किस ऑर्गन में चल रहे हैं, लिम्फ नोड, ठीक है ना। सो ये जो स्मॉल क्लीव्ड और लार्ज क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट है, कभी भी आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, बोन मैरो में, हमेशा कहाँ पर होते हैं, लिम्फ नोड्स में। बोन मैरो ने तो एक स्ट्रक्चरली मैच्योर बी लिम्फोसाइट बना के दे दिया। वो फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए, फंक्शनल मैच्योरेशन क्या होती है कि भाई ऐसा मैच्योर बी लिम्फोसाइट हो जो कि कल कलां जब एंटीजन आए, मैक्रोफेजेस पकड़ के उसको किसके हजूर पेश करें, हेल्पर टी सेल के, साइटोकाइंस आए तो वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट इस काबिल हो कि प्लाज्मा सेल से कन्वर्ट होके क्या बना दे, एंटीबॉडीज। बोन मैरो वाला बी लिम्फोसाइट ये काम नहीं कर सकता। कहाँ से फंक्शनली मैच्योर हुआ हुआ बी लिम्फोसाइट ये काम करेगा, लिम्फ नोड से। तो स्मॉल बी लिम्फोसाइट आपके पास स्मॉल क्लीव्ड क्रैक्स पड़ते हैं, वो साइज बढ़ाता है, लार्ज क्लीव्ड बी सेल में कन्वर्ट होता है। ये जो लार्ज क्लीव्ड बी सेल है ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो हमारे पास यहाँ पे बनते हैं मल्टीपल स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल। तो यहाँ पर हमारे पास बनते हैं मल्टीपल स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल। ये जो स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल है फिर ये अपना साइज बढ़ाना शुरू करता है और कन्वर्ट होता है लार्ज नॉन क्लीव्ड बी सेल में। तो वी आर लुकिंग एट द
स्टेप्स ऑफ फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्मॉल बी लिम्फोसाइट, जो कि बोन मैरो से भी ताज़ा तैयार होकर लिम्फ नोड में पहुंचा। वो स्मॉल बी लिम्फोसाइट जो कि अभी सिर्फ स्ट्रक्चरली मैच्योर है, जब वो बोन मैरो से लिम्फ नोड में पहुंचता है, और लिम्फ नोड में भी कहाँ पर, जर्मिनल कॉर्टेक्स में, सबसे पहले उसमें क्रैक्स पड़ते हैं। स्मॉल क्लीव्ड बी सेल से वो कन्वर्ट होता है इनटू लार्ज क्लीव्ड बी सेल। लार्ज क्लीव्ड बी सेल टूटता है तो उससे मल्टीपल स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल निकलते हैं। वो मल्टीपल स्मॉल नॉन क्लीव्ड बी सेल अपना साइज बढ़ाते हैं, उनसे एक लार्ज नॉन क्लीव्ड बी सेल बनता है, और ये जो लार्ज नॉन क्लीव्ड बी सेल है ये इवेंचुअली कन्वर्ट होता है इनटू अ मैच्योर बी लिम्फोसाइट। ऐसा मैच्योर बी लिम्फोसाइट जो कि कल कलां किसी एंटीजन के आने पे मैक्रोफेज को उसको हेल्पर टी सेल के सामने प्रेजेंट करने पे, साइटोकाइन के रिलीज होने पे इस काबिल होता है कि वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, और आपको वो आगे से क्या चीज़ प्रोड्यूस करके देगा, एंटीबॉडीज। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये तो हो गई चंद एक और बेसिक बातें। आपने याद रखना है कि तमाम सेल जो कि बोन मैरो में बनते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मैच्योर होते हैं, किनको छोड़ के, बी और टी लिम्फोसाइट को। टी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैचुरेशन थाइमस में होगी, बी लिम्फोसाइट की कहाँ पर होगी, लिम्फ नोड्स के अंदर। अब लास्ट में एक दो डेफिनेशंस हैं जो कि हमने सीधी करनी है। सो ये टॉपिक्स बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि बोन मैरो में बात हुई तो चंद एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस जो कि आज और स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं, उसमें देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लुकीमिया। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लुकीमिया। भाई लुकीमिया किसको बोलते हैं, ठीक है, तो लुकीमिया की डेफिनेशन लिखिए, इट इज न्यूप्लास्टिक proliferation of any bone marrow made cell or bone marrow precursor cell within bone marrow। ये बेसिक डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। नीयत अच्छी है तो